तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2031 में 2031 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका 2031 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और ये इसका 11वां संस्करण भी है। आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि 2035 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा यूके में होंगे 2035 वाले, और अब याद रखना 2031 वाले अमेरिका में होंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 12 अप्रैल को। तो अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 1961 में यूरी गागरिन, जो कि यूएसएसआर के अंतरिक्ष यात्री थे, वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने थे। यूएसएसआर से थे वो, और किस अंतरिक्ष यान में बैठ करके गए थे? वोस्टोक 1 में। इसीलिए 12 अप्रैल को ये मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंग्लिश में बोलोगे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है। तो आंसर होगा लैंड माइन पर प्रतिबंध। तो ओटावा कन्वेंशन, जिसे माइन बैन संधि के नाम से भी जानते हैं, ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो एंटी पर्सनल लैंड माइन के इस्तेमाल, उसके भंडारण, उत्पादन पर प्रतिबंध लगाता है। ये संधि दिसंबर 1997 में अपनाई गई थी और मार्च 1999 में लागू हुई थी। ओटावा कहां पर है? कनाडा में। कनाडा की कैपिटल है, वहीं पे ये संधि हुई थी। इसको ओटावा कन्वेंशन कहते हैं। और मैंने आपको बताया इसका संबंध है लैंड माइन पर प्रतिबंध से। लैंड माइनिंग क्या होती है? आपने बहुत सी बार मूवीज में देखा होगा कि चलते चलते कोई आदमी ऐसे किसी बम के ऊपर पैर रख देता है और एकदम सब लोग रुक जाते हैं, क्योंकि जैसे वो पैर हटाएगा, थोड़ी हलचल करेगा, धमाका हो जाएगा, बूम। वो है लैंड माइनिंग। उसमें जमीन के अंदर बम रख दिए जाते हैं। अच्छा, क्या भारत भी इस संधि में शामिल है? मतलब भारत ने भी क्या इसमें साइन किए थे? तो आंसर होगा नहीं। और ये अभी चर्चा में क्यों है? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो अभी चर्चा में क्यों आ गई ये? क्योंकि अभी 5 देशों ने इसमें से बाहर होने की घोषणा कर दी है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड, लातविया, पोलैंड, एस्टोनिया और लिथुआनिया। आपको पता है ये लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया ये बाल्टिक कंट्रीज है। अच्छा, ये बाहर क्यों हो रहे हैं? अगर मैं आपको मैप में शो करूं तो इन देशों की सीमा रशिया से लगती है, और ये नाटो के भी सदस्य देश है, और नाटो अमेरिका का है, और अमेरिका और रशिया की लड़ाई चलती रहती है। अभी यूक्रेन पे जो रशिया ने वॉर किया था वो इसी कारण से तो हुआ था कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है। तो अभी इन देशों को भी ऐसा लग रहा है कि भविष्य में रशिया हम पर हमला कर सकता है, तो हम अपनी बाउंड्री पे, अपनी सीमा पर लैंड माइनिंग करेंगे, और इसके लिए उन्हें इस ओटावा कन्वेंशन से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि इस कन्वेंशन में शामिल होने का अर्थ है कि हम लैंड माइनिंग नहीं करें। लेकिन ये करना चाहते हैं तो इन्हें कन्वेंशन से बाहर होना पड़ेगा, तो ये बाहर हो रहे हैं और इसी कारण से ये अभी न्यूज में था। अच्छा, मैप में आप देख करके कंफ्यूज मत होना कि ये देश तो मान लिया कि हाँ ये रशिया के साथ अपनी बाउंड्री साझा कर रहे हैं, लेकिन पोलैंड हो गया ये तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये रशिया के ही अंडर में है, ये रशिया का ही हिस्सा है। तो इस तरह से आप कह सकते हो ये रशिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया। ओटावा कन्वेंशन याद रखना है, कब का है, उद्देश्य क्या था, अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये 5 देश इससे बाहर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में बिरसा मुंडा को सम्मान देने और सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने के लिए नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन ये भी कहां पर किया गया। तो आंसर होगा मिजोरम में। तो अभी याद रखेंगे, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन ये मिजोरम में किया गया। ये 4 दिवसीय फेस्टिवल अभी 8 से लेकर 11 अप्रैल तक हुआ। क्या उद्देश्य है? बिरसा मुंडा जी को सम्मान देना और उनकी 150वीं जयंती मनाना। बिरसा मुंडा जी या भगवान बिरसा मुंडा, इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो इसमें भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ कई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को इसमें सम्मानित किया गया। इस फेस्टिवल में नृत्य, नाटक और कई सारे परफॉर्मेंस के माध्यम से युवाओं को बिरसा मुंडा और अन्य ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के योगदान के बारे में बताया गया। और बिरसा मुंडा जी की बात करें तो झारखंड के मुंडा ट्राइब से ये एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ 1899 से 1900 तक चोट नागपुर एरिया में मुंडा रेबिलियन का नेतृत्व किया था।
और आपको बताइए बिरसा मुंडा जी की जयंती को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं कब? 15 नवंबर को। बाकी बात यहाँ पे मिजोरम की है, तो ये रहा मैप में मिजोरम। कैपिटल होती है एजॉल, मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा और गवर्नर है वीके सिंह। चापचार कुट महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। बन्ना खाई स्कीम, हैंड होल्डिंग स्कीम अभी पिछले साल यहाँ पे शुरू हुई थी, तो ये बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कोलोसल बायोसाइंसेज किस देश की बायोटेक कंपनी है जिसने डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो कोलोसल बायोसाइंसेज ये अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी है। ये कंपनी ऊनी मेमथ, तस्मानियाई बाघ, उत्तरी सफेद गेंडा, भेड़िया और डोडो पक्षी सहित कई विलुप्त जानवरों को कंजर्व करने के लिए काम कर रही है। और अभी इसी कंपनी ने अभी हाल ही में 12,500 साल पहले विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल कर ली है। और कैसे किया होगा फिर से जीवित? क्लोनिंग के थ्रू। तो कौन सी कंपनी है याद रखना, कोलोसल बायोसाइंसेज कंपनी है। किस देश की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। तो आपको फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी, इसका नाम है थॉमस कुक, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो आंसर होगा कार्तिक आर्यन को। तो अभी हाल ही में सिंपल सा याद रखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है थॉमस कुक, उसने कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर्स वाले प्रश्न में ये याद रखा जाता है किसने किसको बनाया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सांबा वट्टल को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा ये एक मिर्च है। तो अभी सांबा वत्थल इसको जीआई टैग दिया गया, जो कि विरुद्धुनगर तमिलनाडु की मिर्च है। ये अपने लाल रंग और अलग स्वाद और कम तीखेपन के लिए जानी जाती है। इसे साउथ इंडिया में खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये मिर्च तमिलनाडु के विरुद्धुनगर में उगाई जाती है और अभी इसको जीआई टैग मिल गया। आपको याद होगा इसी तरह से अभी इसी साल हमने पढ़ा था कि वारंगल तेलंगाना की चपाता मिर्च को भी अभी जीआई टैग दिया गया था। तो दो तरह की मिर्च हो गई जिनको इसी साल अभी जीआई टैग मिला है। एक तो ये सांबा वत्थल हो गई और एक वारंगल तेलंगाना की चपाता मिर्च हो गई। जीआई टैग काफी बार पढ़ चुके हो आप। जीआई टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन। एक्ट है 1999 का, लागू हुआ 2003 में और पहली बार दिया गया 2004-5 में। दार्जिलिंग टी को पश्चिम बंगाल की है। एक बार किसी प्रोडक्ट को अगर आप जीआई टैग दे दोगे तो वो वैलिड रहेगा 10 से 10 सालों तक। उसके बाद फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ता है। जब भी किसी प्रोडक्ट को अगर पेटेंट कर दिया जाता है तो वो 20 सालों के लिए वैलिड रहता है, याद रखना। तो जीआई टैग ये कौन देता है टैग? भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, जो आपको मिलेगी चेन्नई तमिलनाडु में। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर अभियान को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अभी कौशल मंत्रालय ने इंडिया स्किल एक्सेलरेटर नाम से एक अभियान शुरू किया है। किसके सहयोग से, किसकी सहायता से? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस अभियान का उद्देश्य क्या होगा? भारत के युवाओं को कुशल और रोजगार के लिए तैयार करना, उनमें कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और यह अभियान स्किल इंडिया मिशन के तहत आता है, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का व्यापक कार्यक्रम है। अच्छा, ये प्रश्न आप ध्यान से देखो तो एक बार एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बताता हूँ। ये एसएससी में पूछा गया था, स्किल इंडिया मिशन ये कब शुरू हुआ था? तो इसको भी आप याद रखना, 2015 में ये शुरू हुआ था। ठीक है। और आज जो हमने प्रश्न पढ़ा वो है इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इसको कौशल मंत्रालय ने शुरू किया, किसके साथ मिलकर के? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर के। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो देखो, स्थापना होती है 1971 में। क्लॉस वेब इसके संस्थापक है। हेडक्वार्टर कोलोनी स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट वर्तमान में है बॉर्ज ब्रेंडे। ये कुछ इंडेक्सेस, कुछ रिपोर्ट जारी करता है, वो भी आप देख लो जो इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। इसमें ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी हाल ही में तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी ताहर की गणना शुरू की है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी तमिलनाडु और केरल ने मिलकर के नीलगिरी ताहर की गणना शुरू की है। नीलगिरी ताहर ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है और आपको याद हो तो इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है और अभी इसकी गणना शुरू कर दी गई है। अच्छा, अभी ही क्यों करी?
क्योंकि नीलगिरी ताहर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एरविकुलम नेशनल पार्क में, जो कि केरल में है। और अभी इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है एरविकुलम नेशनल पार्क की, और इसीलिए इसकी अभी गणना शुरू कर दी है तमिलनाडु ने केरल की साथ मिलकर के, या यूं कहूं कि तमिलनाडु और केरल ने मिलकर के। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? तो आंसर होगा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो डीडीएलजे। तो यशराज बैनर तले बनी ये एक फिल्म है। इसके डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा है, और एक्टर आप जानते ही हो शाहरुख खान, और एक्ट्रेस हैं काजोल। इस पिक्चर को आज देखोगे 2025 में 30 साल हो चुके हैं। आप सभी ने ये मूवी जरूर देखी होगी, आइकॉनिक मूवी है। और अभी इस फिल्म के एक सीन के पोज में शाहरुख खान और काजोल का कांस्य की प्रतिमा को सीन इन द स्क्वायर जो लंदन में है वहां पे स्थापित किया जाएगा, लगाया जाएगा। और इस तरह का सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म होगी डीडीएल से, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कल पहला प्रश्न पूछा था विशु त्योहार ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा केरल में। फिर पूछा था अभी किसे कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अम्बरीश मित्तल को। फिर पूछा आईपीएल में 1000 छक्के और चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया, उसका नाम है गौरव। फिर पूछा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना था? मॉरिशस। और दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन अभी लॉन्च किया या लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। भारत सरकार ने किस देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा को बंद कर दिया? बांग्लादेश। और स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सिंगापुर का है। किस राज्य के रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला? मेघालय। और आखिरी प्रश्न पूछा था केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल MZ खरीदने को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 26। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।